असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद में पुलिस क्या कुछ जानकारी दे रही है, जरा सुनिए। भी हम दिखवा रहे हैं और इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही हम दूसरे जो अभियुक्त है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी भी हम गिरफ्तारी। हमला करने वाले कौन कितने लोग थे? पहले से बैठे हुए थे ये लोग इंतजार में। देखिए वो सारी चीजें अभी जांच चल रही है, जैसे ही फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जैसे डिटेल आएंगे उन सभी फैक्ट से आपको अवगत करा देंगे। अभी तक की जानकारी में 2 लोगों को आइडेंटिफाई आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था? एफआईआर की है, वो चल रही है, वो आपको अवगत करा देंगे। सर आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था क्या? सर फायरिंग हुई है वीडियो में। चलो ठीक है। मेरे काफिले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, ओवैसी का दावा। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद में साफ हो पाएगा कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने हमला किया। ओवैसी गाड़ी पर गोलियों के निशान हैं, 2 बुलेट के निशान आपको नजर आएंगे। ओवैसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और वो सुरक्षित है, महफूज है और वो अपनी गाड़ी में सवार होकर रवानगी भी कर चुके हैं। अब इस हमले के बाद में पहले उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उसके बाद बयान में बताया गया कि हुआ क्या था। दिल्ली आने के लिए जब पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। फायरिंग की मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी, पुलिस ने मौके पे पहुँचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो, वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। कितने राउंड फायरिंग की सूचना है? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है इसमें, ना किसी को गोली लगी। सर जो सीसीटीवी फुटेज भी खुलासा किया है, देखिए उसमें हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। फायरिंग की बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान में एक अनोखी तस्वीर सामने आई। शाम को बुलंदशहर में अखिलेश और जयंत चौधरी प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला भी उसी जगह पर पहुंच गया जहां अखिलेश और जयंत अपने समर्थकों के बीच में थे। प्रियंका को देखते ही अखिलेश और जयंत ने उनका अभिवादन किया तो हाथ हिलाकर प्रियंका ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। सियासत के इस अनोखे नजारे को देखकर दोनों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। पश्चिमी वोटर्स को साधने के लिए लगातार गृह मंत्री अमित शाह यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर अमित शाह बुलंदशहर पहुंच गए और मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान में अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं 2014 में भी 14 चुनाव के लिए 13 में भी अनूप शहर आया था, 17 में 5 वाली डिबाई विधानसभा में आया था, 19 में भी मैं अनूप के जिले में आया था और आज फिर से अनूप शहर आया। 14 में आपने जिताया था या नहीं जिताया था?
अरे जोर से बोलो, जिताया जाए या नहीं? 17 में भी जिताया या नहीं? 19 में भी आपने बहुत सारे वोट दिए। 22 में आया हूं, किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? ये अतीक अहमद को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? गृह मंत्री अमित शाह बुलंदशहर के बाद गाजियाबाद पहुंचे और यहां बड़ा हमला किया ही, लेकिन शामली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में शामिल हुए और सरकार की उपलब्धियां भी जमकर गिनाई। गाजियाबाद में अमित शाह की हुंकार, शामली में जेपी नड्डा का हमला बड़ा जोरदार। तो आज मैं आपके पास आया हूं, तब एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यहां पर लोनी वाले जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग टीवी पर सुन रहे हैं, वो मैं सभी को कहने आया हूं कि 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव है। सेंटर शमशाबाद का काम चला है कि नहीं चला? आपके यहाँ 50 बेड आयुर्वेद हॉस्पिटल सिराथू में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चालू भी हो गया। आपके यहाँ नरसिंहपुर में ट्रॉमा सेंटर का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो भी पूरा हो गया। मैं गिनाने लगूं, ऑक्सीजन प्लांट यहां लग गया कि नहीं लग गया? मित्रों, हर दृष्टि से इस इलाके के विकास की चिंता की गई है और हम एक बात बहुत गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद, योगी जी के द्वारा काम किया गया, केशव जी के द्वारा काम किया हुआ विकास का काम अगर किसी ने पकड़ा है तो वो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी ने पकड़ा है। इसको हमको हमेशा ध्यान में रखना है। मैं सड़कों की बात करूं, रेलवे के ओवरब्रिज की बात करूं, गौशाला की बात करूं, एक नहीं 3-3 गौशाला का काम हो चुका है पूरा। और आज आपने कह दिया कि मैं इतनी गौशालाएं खुलूंगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ये काम करने वाले लोगों का जो मन होता है वो उसमें से निकल करके आता है। मित्रों, मैं जब इनके लिए वोट मांग रहा हूं तो आपको यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने दूसरों की तरफ भी नजर जरूर डालनी और समझना कि वोट का महत्व क्या है। आपके यहां
यूपी के रण में गर्मी और चर्बी के बाद अब कंप्रेशर की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी कंप्रेशर है क्या जो गर्मी उतार देंगे। गर्मी का जवाब यूपी के युवा भर्ती से देंगे। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जब हमने उनको कहा कंप्रेशर तो वो समझे कंप्रेशर। बाबा जी गलत समझ रहे हैं। सच तो यह है कि ऐतिहासिक हार के डर से वो बहुत प्रेशर में हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट जरा देखिए, जब हमने उनको कहा कंप्रेसर तो वो समझे कम प्रेशर। बाबा जी गलत समझ रहे हैं। सच तो यह है कि ऐतिहासिक हार के डर से वो बहुत प्रेशर में हैं। और वहीं सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने रणधीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। रणधीर सिंह नकुड़ इलाके में मजबूत नेताओं में शुमार हैं। वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। रणधीर सिंह का कहना है कि बीते 2 दशक से विधायक और मंत्री ने नकुड़ विधानसभा को खंडर बना दिया। रणधीर सिंह अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को दूर करने की बात भी कह रहे हैं। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में रणधीर सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। इसके अलावा उनका क्या कुछ रोड मैप है अपनी विधानसभा को लेकर, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा से इस बार कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो दिया है रणधीर सिंह को। और रणधीर सिंह क्योंकि एक मजबूत नेता यहाँ के माने जाते हैं, पहले बीजेपी में यहाँ पर रहे हैं और इस बार कुछ कारणों के कारण जो है वो कांग्रेस में आ गए थे। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ भी यहाँ पर रणधीर सिंह हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। रणधीर जी, आपको बहुत स्वागत है न्यूज़ बनेंगे यहाँ पर। पहले तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका ग्राम टापर की पावन धरती पे। आप नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जी, किस तरह की चुनौतियाँ मानते हैं? क्योंकि इस तरफ मुकेश चौधरी खुद ही कांग्रेस में रहे हैं, बीजेपी में हैं, और पूर्व जो यहाँ पर विधायक रहे हैं मौजूदा, वो भी आपके सामने हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में बहुत ताकत से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट चुनाव में यहाँ उतारा है, उस कैंडिडेट का यहाँ किसी गांव में ना आना है, ना जाना है, ना वार्ता है, ना कोई बात है जी। सामने सुख दुख जीवन में, ब्याह शादी में उसका यहाँ कोई आवागमन नहीं है। वो अगर ये चाहता है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि किसी को भी आप यहाँ चुनावी मैदान में भेज दें और सब लोग एक तरफा उसे वोट डाल देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ मुकेश फाइट में भी नहीं है। अच्छा, आप लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं, है ना? तो क्या कारण रहेगी कांग्रेस में आने के बाद फिर आप? देखो, कांग्रेस में आने का कारण 2018 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 2007 से 2018 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ भूपेंद्र जी की टीम में। मैं इस क्षेत्र की समस्याएं हैं जो उन्हें समझता हूँ और उन पर काम करूँगा। क्षेत्र के लोग भी बखूबी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति काम करेगा और विकास को लेकर हमारा एजेंडा है। भाईचारा, विकास, समन्वय, एकता के साथ हम लोग इस विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रणधीर सिंह मेरे साथ में, जिनका साफ तौर पर कहना है इस बार जो चुनाव लड़ेंगे वो किसानों की साथ में रखेंगे, सामने रखेंगे और साथ ही जो ग्रामीण है, जो गाँव के लोग समस्या है, उनको लेकर कहीं चुनाव में वो इस बार उतर रहे हैं। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया।
हस्तिनापुर से राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि 14 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं से लाखों हेक्टेयर फसल बची हुई है। 1 डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए बनाया गया और योगी जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं को पास किया। इस दौरान न्यूज वन इंडिया से दिनेश खटीक ने खास बातचीत की है और इस दौरान में क्या कुछ कहा, देखिए। हस्तिनापुर सीट यानी कि लखनऊ के सिंहासन की गारंटी, और यहां से एक बार फिर बीजेपी ने, लखनऊ ने दिनेश खटीक पर दाव लगाया है या विश्वास जताया, फैसला आपको करना है। देख रहा हूं सर आज अलग गेटअप में है। भी बना दिया हमने जी, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य है कि आज मैं अपने हस्तिनापुर विधानसभा के ग्राम लतीफपुर में आया हूं और ये सिख समाज का बहुत बड़ा गांव है और ये जो गुरुद्वारा है, ये गुरु का घर है। यहाँ की बड़ी कृपा है, जो यहाँ आता है और मत्था टेकता है उसको गुरु कभी निराश नहीं करते। मैं आशीर्वाद लेने आज ग्राम लतीफपुर में और अपने वासियों, लतीफपुर वासियों के बीच में आया हूँ और इनका आशीर्वाद मुझे पहले भी प्राप्त था और अब भी प्राप्त है। आज 5 साल का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, बताया क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। क्या कहेंगे उस रिपोर्ट कार्ड पर जो 5 साल का आपका शासनकाल था? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने खाली अगर उत्तर प्रदेश की बात करो वो तो है ही उत्तम प्रदेश, लेकिन हस्तिनापुर भी उत्तम हस्तिनापुर है, क्योंकि यहाँ पर 2007 में एक हमारा भीकुंड का पुल है जो बिल्कुल पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो हस्तिनापुर जाने की कनेक्टिविटी थी लेकिन आने जाने की कनेक्टिविटी नहीं थी। आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये लतीफपुर गांव को लगा करके मेरे कम से कम 50 गांव ऐसे हैं जो गंगा का कटान होता था और प्रत्येक वर्ष मेरा इस क्षेत्र का लाखों हेक्टेयर किसान बर्बाद हो जाता था। यहाँ पर भीकुंड पर पुल बनवाने का काम किया है, वहीं पर आदरणीय योगी जी ने यहाँ पर 3 बांध बनवाने का काम किया है। शासन व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? शासन व्यवस्था तो आपको पता ही है कि लोग झूम रहे हैं। जो गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ थी, वो अब किसी की मजाल नहीं है। योगी जी का चाबुक और बुलडोजर तैयार रहता है। इस क्षेत्र में पशुओं की चोरी बहुत होती थी, जनरेटर की चोरी होती थी, ट्रैक्टर चोरी होती थी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बंद हो गई क्या? अब आप बताइए। यहाँ पर 2017 से पहले समाजवादी की सरकार में किसान के रोज मोटर चुराए जाते थे। किसान यदि गन्ना गेंदने मिल पे जाता था, सेंटर पे जाता था, तो उसकी भैंसा बुग्गी चोरी हो जाती थी। हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे तो उनकी बाइक लूट जाती थी। व्यापारी सामान खरीदने हस्तिनापुर जाता था तो उसके पैसे छीन जाते थे। गुंडों का सफाया हो चुका है, या तो गुंडे जेल के अंदर हैं या परमात्मा को प्यारे हो गए। अपने सहयोगी अवनीश के साथ के न्यूज 1 इंडिया, हस्तिनापुर। अमेठी विधानसभा गौरीगंज से नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह ने न्यूज 1 इंडिया संवाददाता हंसराज सिंह से खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। विधानसभा 2022 की रणभेरी बच चुकी है और चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में आज सपा के प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह, जो कि गौरीगंज विधानसभा से प्रत्याशी हैं, आज अपना पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं। भैया, आप किस मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में मुझे नहीं जाना है। जो ये 15 दिन के लिए चुनाव लड़ने आए हैं और 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, उनको जाके जनता के बीच में गलत तरीके से अपनी बातों को रखना है। मैं जनता के बीच में हमेशा बना रहता हूँ। जिस तरह से गौरीगंज विधानसभा लगभग ब्राह्मण बाहुल्य कहा जाता है और ऐसे में 2 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में, पार्टी और भाजपा 2 प्रत्याशी जो है मैदान में है। ऐसे में क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज आपके साथ जाएगा? देखिए, मैं किसी विशेष समाज की बात नहीं करता हूं। ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद, सहयोग हमेशा रहा है। जब मैंने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा तो 7 ब्राह्मण यहाँ बीडीसी थे, सब हमको वोट दिए। फिर मैं 4 बार से ये हो रहा है कि जितने ब्राह्मण बीडीसी होते हैं सब हमारे साथ रहते हैं और यहाँ तक कि 2 बार निर्विरोध हुआ। अगर ब्राह्मण हमारे साथ न रहते तो कोई प्रत्याशी होता। और आप अगर हमारी विधानसभा का सर्वे करेंगे, बूथ वाइज समीक्षा करेंगे, जिस बाहुलता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लगभग ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम बराबर वोट हैं, कोई बाहुलता किसी की नहीं है।
ये थे सपा प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह, जो कि पूर्व में 2 बार 2 पंचवर्षीय विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार भी जनता इनको चुनेगी और जो कुछ कमियां रह गई होंगी, जो भी विकास में कमी रह गई होगी, उस कमी को हम पूरा करेंगे। हंसराज सिंह, न्यूज़ इंडिया, अमेठी। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली के पलिया रायसिंह गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया और 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्त में भी लिया। पुलिस ने मौके से एक राइफल, 10 अवैध हथियार, 3 कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। और अब खबर किसान भाइयों के लिए है। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है कि जो भी किसान मक्के की फसल को उगाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन अब होगा। मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी ये है कि नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नया हाइब्रिड मक्का दानवीर को रिलीज किया है, जिसमें 5000 से ज्यादा किसानों ने ऑनलाइन भाग भी लिया। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के जरिए हुआ। इस दौरान में किसानों को संबोधित करते हुए नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने हाइब्रिड मक्का दानवीर की विशेषता भी गिनवाई और बताया कि ये जो नया हाइब्रिड मक्का दानवीर है 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाता है। नई मक्का की जो हाइब्रिड किस्म है, इससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इसमें दोनों बड़े और गुणवत्ता अच्छी ही होने के कारण बाजार में इसके भाव ज्यादा मिलते हैं। It's really a great opportunity for me to meet all of you again. This is again a wonderful product launch which we are doing from Nuzivido R&D. This time we are going to launch a spring maize, Tanveer 1368. Tanveer 1368 is an excellent product. It's very suitable for your needs, and based on our trials, it's also yielded excellent results. It's suitable for you to go for cropping right away, and I urge each one of you to use this product and take all benefits from it. Thank you very much and wish you the best. आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी नुजीवीडू सीड से आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में आगे आने वाली स्प्रिंग फसल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि नुजीवीडू ने समय समय पर अच्छे किस्म के मक्के के हाइब्रिड्स आप लोगों को उपलब्ध कराए। उसी पहले आप लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मार्शल, सिमसिम। उसी कड़ी में आज एक नया प्रोडक्ट दानवीर NMH 1368, जो कि स्प्रिंग में बोई जाने वाली प्रजाति है। बहुत ही अच्छी टेस्ट रिजल्ट्स इसके पंजाब, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में आए हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 110 दिन में पक जाती है और इसके दानों का रंग नारंगी है। 82% से ऊपर सेलिंग परसेंटेज है और साथ ही बहुत अच्छा हीट टॉलरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन लेंगे और मुनाफा कमाएंगे। धन्यवाद। चलिए, फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।